Hello student, myself Anand Vedi welcome you all to the e-learning platform of St. Michael Academy, Betia. Dear students, we had started class 10 history chapter Nationalism in India. Today we are going to study the next part of this chapter. A sense of collective belongings. सामूहिक साझेपन की भावना. Dear students, you can see an image here. In this image, you can see the portrait of Bal Gangadhar Tilak. This is the image of Bal Gangadhar Tilak. This image belongs to early 20th century print, and if you see the print carefully, you will find a number of symbols by which Bal Gangadhar Tilak is surrounded. In each corner, different images are given related to different religion. The same way you can find here. You can see the image of Bharat Mata here, and here also Bharat Mata is depicted. In this corner you can find image of church. बाल गंगाधर तिलक की ये तस्वीर है जो 20th सेंचुरी के आरंभ में प्रिंट की गई थी. तिलक is surrounded by a number of symbols. They are secret institutions of different faiths. अलग अलग धर्मों के ये धार्मिक संस्थान रिप्रेजेंट किए गए हैं, जैसे टेम्पल, चर्च, मस्जिद. Nationalism spreads when people begin to believe that they all are part of the same nation. When they discover some unity that binds them together. राष्ट्रवाद तब फैलना शुरू हुआ जब लोगों ने यह महसूस करना शुरू किया, उनमें ये विश्वास होना शुरू हुआ कि वे सभी एक ही नेशन के हिस्सा हैं, एक ही देश के हिस्सा हैं. When they discover unity, जब उन्होंने अपने देश में यूनिटी को डिस्कवर किया, इसे यूनिटी ने लोगों को एक साथ जोड़कर रखने में काफी भूमिका निभाई. बट हाउ डिड द नेशन बिकम अ रियलिटी इन माइंड्स ऑफ द पीपल? लेकिन प्रश्न उठता है कि कैसे एक राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में वास्तविकता का रूप प्राप्त करता है. हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रीजन्स और लैंग्वेज ग्रुप्स डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स? कैसे विभिन्न कम्युनिटीज के लोग, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग, विभिन्न भाषाई समूह के लोग, इनमें कैसे कलेक्टिव बिलोंगिंग्स की भावना डेवलप हुई, अब हम इसे समझते हैं. The sense of collective belongings came partly through the experience of united struggle. Dear students, आप जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न क्षेत्रों से लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रोटेस्ट किया था. तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ये सभी एक ही दुश्मन से, यानी एक ही विरोधी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो उनमें अपनापन की भावना डेवलप हुई. यानी यह जो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स था, काफी हद तक ये यूनाइटेड स्ट्रगल की वजह से देखने को मिला. बट देयर वर ऑल्सो अ वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोसेसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल्स इमेजिनेशन. इसके साथ साथ कल्चरल प्रोसेस का भी काफी अधिक रोल रहा, जिसने लोगों को नेशनलिज्म की भावना भरने में सहयोग किया. हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलॉर, सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स, सिम्बल्स all played a part in the making of nationalism. राष्ट्रवाद की भावना को गढ़ने में कल्चरल प्रोसेसेस के साथ साथ इतिहास ने, फिक्शन कहते हैं काल्पनिक कहानियों को, हिस्ट्री कहते हैं वास्तविक कहानियों को. तो वास्तविक जो हमारा इतिहास है उसने, काल्पनिक जो कहानियां होती हैं उसने, फोकलॉर ने यानी लोक गीतों ने, सॉन्ग्स गीतों के द्वारा, पॉपुलर प्रिंट्स के द्वारा और कई सारे सिम्बल्स के द्वारा, इन सभी के द्वारा नेशनलिज्म की भावना को जागृत किया गया. जो नेशनलिज्म की भावना को डेवलप करने में इन सभी सिम्बल्स का महत्वपूर्ण रोल रहा है.
The identity of nation, as you know, is most often symbolized in a figure or image. राष्ट्र की पहचान, जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, is most often symbolized, प्रायः एक फिगर के रूप में, एक तस्वीर के रूप में सिंबलाइज किया जाता है। यानी एक तस्वीर या फिगर का इस्तेमाल राष्ट्र की पहचान के लिए किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में भारत माता की तस्वीर है, जिसे हम सम्मान देते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको हम रेस्पेक्ट देते हैं। दिस हेल्प्स क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। ये काफी मदद करता है एक ऐसा इमेज क्रिएट करने में जो एक राष्ट्र को आइडेंटिफाई करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट वॉज इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी का दौर था, विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का एक तरफ ग्रोथ हो रहा था, दैट द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। तो जैसे जैसे राष्ट्रवाद की भावना डेवलप हो रही थी, इसके साथ साथ भारत माता की तस्वीर बनाई गई और भारत देश को भारत माता की इस तस्वीर के साथ एसोसिएट कर दिया गया। द इमेज वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह जो तस्वीर बनाई गई थी, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाई गई थी। ये जो पहला इमेज था जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था। इन द 1870s he wrote वंदे मातरम as a hymn to the motherland। मातृभूमि की प्रार्थना में उन्होंने वंदे मातरम नाम का एक गीत भी लिखा, जो 1870s के दशक में लिखा गया था। लेटर इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज नोबेल आनंद मठ। बाद में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के नोबेल आनंद मठ में इस गीत को शामिल कर लिया गया एंड वाइडली संग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। जब बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, बड़े पैमाने पर इस गीत को गाया गया था। मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। इसके बाद इस स्वदेशी मूवमेंट से प्रभावित होकर के अवनींद्रनाथ टैगोर ने भी भारत माता की एक तस्वीर बनाई थी, जो आपके टेक्स्ट बुक में फिगर नंबर 12 में दिया गया है। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा पेंट किया हुआ तस्वीर है, जो भारत माता की है। यानी नीचे आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, फिगर नंबर 12 भारत माता पेंटेड बाय अवनींद्रनाथ टैगोर। यह तस्वीर कब बनाई गई थी? ईयर 1905, यानी 1905 में इस तस्वीर को बनाई गई थी। द माला इन वन हैंड एम्फेसाइजेस हर एस्थेटिक क्वालिटी। एक हाथ में माला दिया गया है, यह माला उनके एस्थेटिक क्वालिटी यानी धार्मिक स्वभाव को दर्शाता है। इन दिस पेंटिंग भारत माता इज पोर्ट्रेट एज एन एस्थेटिक फिगर। यहाँ पर भारत माता को एक एस्थेटिक फिगर के रूप में दर्शाया गया है। एक धार्मिक स्वभाव इनमें लगता है। सी इज काम, पूरी तरह से ये शांत हैं, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल। पूरी तरह से ये शांत मुद्रा में है, दैवीय रूप में इन्हें दिखाया गया है, काफी स्पिरिचुअल यानी धार्मिक स्वभाव की हैं। In subsequent years, the image of भारत माता acquired many different forms। आने वाले वर्षों में भारत माता की कई नए नए फॉर्म्स दिखाए गए, यानी भारत माता की तस्वीरों में काफी अधिक बदलाव किए गए। As it circulated in popular prints, और उस समय जो प्रिंट्स हो रहे थे उनमें यह काफी पॉपुलर थे। एंड वॉज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट, और भारत माता की जो तस्वीर थी वो विभिन्न आर्टिस्ट यानी कलाकारों के द्वारा बनाई जा रही थी। डिवोशन टू दिस मदर फिगर केम टू बी सीन एज एविडेंस ऑफ वंस नेशनलिज्म। इस तस्वीर भारत माता की तस्वीर के प्रति लोगों के डिवोशन को राष्ट्रवाद के एक
एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यानी जिन लोगों के द्वारा भारत माता को सम्मान दिया जाता था, उन्हें मानते थे कि वह नेशनलिस्ट है, यानी वह राष्ट्रवादी है। Ideas of nationalism also developed through a movement of revive Indian folklore. राष्ट्रवाद की भावना लोकगीतों के, भारतीय लोकगीतों के द्वारा भी गढ़ा गया। इन लेट 19th सेंचुरी इंडिया के 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट बिगन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स sung by bards. बार्ड लोगों के द्वारा गाए गए लोकगीतों को राष्ट्रवादियों ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। एंड दे टूर्ड विलेज टू गैदर फोक सॉन्ग्स एंड लेजेंड्स। ऐसे लोकगीतों को, लोक गाथाओं को कलेक्ट करने के लिए, गैदर करने के लिए ये लोग गांव-गांव में भ्रमण करने लगे। These tales they believed gave a true picture of traditional culture that had been corrupted and damaged by outside forces. इन लोगों का मानना था कि भारत की असली तस्वीर इन्हीं ट्रेडिशनल कल्चर में देखने को मिलता है, जिसको अंग्रेजों ने या बाहर से आए लोगों ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है, पूरी तरह से करप्ट कर दिया है। It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity. इन लोगों ने माना कि यह काफी जरूरी था कि इस लोक कल्चर को, लोक परंपराओं को प्रिजर्व करना, इन्हें संरक्षित रखना बहुत ही जरूरी है। एंड रीस्टोर अ सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका इस्तेमाल अतीत पर गर्व की भावना डेवलप करने में भी होती है। इन बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर himself began collecting ballads, nursery rhymes, myths that led the movement for folk revival. बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर खुद बैलाड्स, नर्सरी राइम्स, मिथ्स ऐसे आर्टिकल्स को कलेक्ट कर रहे थे ताकि मूवमेंट के दौरान इन लोक परंपराओं का इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है। यह तस्वीर जवाहरलाल नेहरू की है। नेहरू जी इज हियर शोन होल्डिंग इमेज ऑफ भारत माता एंड मैप ऑफ इंडिया क्लोज टू हिज हार्ट। यहाँ पर नेहरू जी को भारत माता की तस्वीर और भारत का नक्शा अपने सीने में सटाए हुए दिखाया गया है। In a lot of popular prints, nationalist leaders are shown offering their heads to भारत माता। नेशनलिस्ट लीडर्स को प्रायः भारत माता के प्रति नतमस्तक और सम्मान देता हुआ दिखाया जाता था। The ideas of sacrifice for mother was powerful within popular imagination. उस समय के जो लोकप्रिय इमेजिनेशन थे, उसके अंतर्गत मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना काफी अधिक दिखाई जाती थी। In Madras, Natesa Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. मद्रास में नतेसा शास्त्री ने 4 वॉल्यूम में तमिल फोक टेल्स को कलेक्ट किया और पब्लिश किया, जिसका नाम था द फोकलोर ऑफ सॉदर्न इंडिया। ही बिलीव दैट फोकलोर वॉज नेशनल लिटरेचर। उनका मानना था कि फोकलोर यानी लोकगीत, लोक कथाएं ये राष्ट्रीय लिटरेचर होते हैं, राष्ट्रीय लिटरेचर होते हैं। It was the most trustworthy manifestation of people's real thought and characteristics. यह लोगों के असली विचारों और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति हुआ करते हैं। As the national movement developed, nationalist leaders became more and more aware of such icons and symbols in unifying people and inspiring them in the feeling of nationalism. जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़े, राष्ट्रवादी नेता लोग को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए
तरह तरह के चिन्हों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इससे लोग जागृत होते थे। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान अ ट्राई कलर फ्लैग रेड, ग्रीन एंड येलो वाज डिजाइन्ड। बंगाल में एक फ्लैग डिजाइन की गई थी जिनमें 3 कलर थे, रेड, ग्रीन और येलो। इट हैड 8 लोटसेस रिप्रेजेंटिंग 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस फ्लैग में 8 लोटस थे, यानी 8 कमल के फूल थे जो भारत के 8 प्रोविंसेस को दर्शाते थे। प्रोविंस का अर्थ होता है प्रांत, जिसे जैसे आज भारत में राज्य होते हैं वैसे ही पहले प्रांत हुआ करते थे। उस समय कुल 8 प्रांत हुआ करते थे ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत। उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए ये 8 कमल दर्शाया गया था। एंड अ क्रीसेंट मून, इस फ्लैग पर एक क्रीसेंट मून भी हुआ करता था, रिप्रेजेंटिंग हिंदू एंड मुस्लिम्स। क्रीसेंट मून हिंदू और मुस्लिम दोनों ही कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्रीसेंट मून हिंदुओं के द्वारा भी पूजनीय है और मुस्लिम के द्वारा भी। मुस्लिम, आप जानते हैं, मुस्लिम्स ईद का नमाज क्रीसेंट मून को देख करके ही करते हैं, वही हिंदू चांद को देवता समझकर उनकी पूजा करते हैं। By 1921, Gandhi ji had designed a स्वराज फ्लैग। 1921 में गांधी जी ने भी एक स्वराज फ्लैग डिजाइन किया था। इट वॉज अगेन अ ट्राई कलर, ये भी एक ट्राई कलर था। इसमें भी 3 कलर थे, रेड, ग्रीन एंड व्हाइट, एंड हैड अ स्पिनिंग व्हील इन द सेंटर। साथ ही साथ इसमें एक स्पिनिंग व्हील भी था जो सेंटर में था। स्पिनिंग व्हील यानी चरखा। दिस फ्लैग रिप्रेजेंटेड गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। यह जो फ्लैग था जिसमें चरखा लगा हुआ था, यह गांधीयन फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता था। महात्मा गांधी सेल्फ हेल्प की बात करते थे, यानी आत्मनिर्भरता की बात करते थे, एक दूसरे को सहयोग की भावना को वो प्रश्रय दिया करते थे। कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग aloft during marches became a symbol of defiance। इस झंडे को कंधे में लेकर के चलना यह स्वावलंबन का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत भी हुआ करता था। Another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history। एक दूसरा साधन जो राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए आवश्यक था वह था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का पुनर्व्याख्या करना। बाय द एंड ऑफ 19th century, many Indians began feeling that to instill a sense of pride in the nation, Indian history had to be thought about differently। लोगों ने माना 19th सेंचुरी में बहुत सारे इंडियंस ये महसूस करने लगे थे कि भारत के लोगों में सेंस ऑफ प्राइड यानी गर्व की भावना भरने के लिए, अपने राष्ट्र के प्रति गर्व की भावना भरने के लिए इतिहास को अलग अलग तरीके से री इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है। अलग अलग तरीके से उसका पुनर्व्याख्या करना आवश्यक है। द ब्रिटिश सॉ इंडियंस एज बैकवर्ड एंड प्रिमिटिव। अंग्रेज भारतीय लोगों को बैकवर्ड यानी पिछड़ा हुआ, प्रिमिटिव आदिम मानते थे, जिनका कोई विकास नहीं हुआ हो। वे भारत के लोगों को इनकैपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स यानी खुद पर शासन करने के मामले में इनकैपेबल यानी अयोग्य मानते थे। इन रेस्पॉन्स इंडियंस बिगैन लुकिंग इनटू द पास्ट टू डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट्स। इसके जवाब में भारतीय लोग अपने अतीत की ओर झांकने लगे और भारत के अतीत के उन बड़े बड़े अचीवमेंट्स को वो ढूंढने लगे जिसका उपयोग लोगों के अंदर अपने कल्चर के प्रति प्राइड फील करने के लिए, गर्व की भावना भरने के लिए किया जा सकता था। They wrote about glorious development in ancient time। उन लोगों ने अतीत में जो ग्लोरियस इंसिडेंट्स हुए थे उनको उन्होंने कलेक्ट किया।
ये आर्ट के क्षेत्र में था, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में था, साइंस, मैथमेटिक्स, रीजन, कल्चर, लॉ, फिलॉसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड, इन सभी के फील्ड में था, जिसमें काफी अधिक डेवलपमेंट हुए थे। दिस ग्लोरियस टाइम इन देयर व्यू was followed by history of decline। उनका मानना था कि यह जो ग्लोरियस टाइम था, गौरवपूर्ण समय था, इसके बाद डिक्लाइन का हिस्ट्री शुरू होता है, यानी पतन का इतिहास शुरू होता है। When India was colonized, और हमारे देश का पतन तब होना शुरू हुआ जब यह कॉलोनाइज्ड हो गया। These nationalist histories urge the readers to take pride in India's great achievements in the past and struggle to change the miserable condition of life under British rule। ये राष्ट्रवादी इतिहासों के माध्यम से यह रिक्वेस्ट कर रहे थे रीडर से कि वो भारत के अतीत और भारत के अचीवमेंट्स पर गर्व करें, साथ ही साथ आज जो दयनीय स्थिति हो गई है अब ब्रिटिश रूल के दौरान, इसमें भी बदलाव लाने के लिए स्ट्रगल करें, प्रयास करें। These efforts to unify people were not without problems। ये जो प्रयास हो रहे थे लोगों में एकता कायम करने की, यह प्रॉब्लम्स के बगैर नहीं थे, यानी बहुत सारी समस्याएं थीं जो इन्हें देखने को मिल रही थी। When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out। जब ग्लोरिफिकेशन का ये काम हिंदुओं के द्वारा किया जाता था, तो हिंदुओं के इमेजेस, हिंदुओं के सिंबल्स का इस्तेमाल हुआ करता था, और क्योंकि ये एक विशेष कम्युनिटी का हुआ करता था, तो दूसरी कम्युनिटीज के लोग अपने आप को यहाँ से अलग महसूस करते थे। लास्ट कंक्लूजन। At last, conclusion. A growing anger against colonial government was thus bringing together various groups and classes of Indians into common struggle of freedom in the first half of 20th century। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ता हुआ गुस्सा विभिन्न भारतीय समूहों और वर्गों को स्वतंत्रता के साझा संघर्ष में खींच रहा था। The Congress, under leadership of Mahatma Gandhi, tried to channel people's grievances into organized movements for independence। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लोगों के असंतोष और परेशानियों को स्वतंत्रता के संगठित आंदोलन में समाहित करने का प्रयास किया। Through such movements, the nationalists tried to forge national unity। उन्होंने आंदोलन के जरिए पूरे देश में एकता कायम करने का प्रयास किया। But as we have seen, diverse groups and classes participated in these movements with various aspirations and expectations। जैसा कि हमने पढ़ा कि इसमें विभिन्न समूहों के लोग, विभिन्न ग्रुप्स के लोग पार्टिसिपेट किए, जिनके अलग अलग महत्वाकांक्षाएं थीं, उम्मीदें थीं, एक्सपेक्टेशंस थे। As their grievances were wide-ranging, freedom from colonial rule also meant different things to different people। जहां एक तरफ लोगों के जो ग्रीवांसेस थे ये वाइड रेंजिंग थे, यानी बहुत ज्यादा, बहुत बड़े थे, ठीक वैसे ही आजादी जो कि कॉलोनियल रूल से प्राप्त करनी थी, इसका मतलब भी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था। कांग्रेस कंटिन्यूअसली अटेम्प्टेड टू रिजॉल्व डिफरेंसेस। कांग्रेस ने हमेशा ही प्रयास किया कि इस अंतर को खत्म किया जाए and ensure that the demand of one group did not alienate another। उन्होंने कोशिश किया कि एक ग्रुप का जो डिमांड था वो किसी भी तरीके से दूसरे ग्रुप को अनदेखा नहीं कर रहा था। This is precisely why the unity within the movement often broke down। और यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था जिस पर प्रायः मूवमेंट ब्रेक हो जाया करता था। The high points of Congress activity and nationalist unity were followed by phases of disunity and inner conflict between groups। कांग्रेस के जितने भी एक्टिविटीज हुआ करते थे उसमें नेशनलिस्ट की जो यूनिटी हुआ करती थी
उस यूनिटी में प्राय डिसयूनिटी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते थे। In other words, what was emerging was a nation with many voices wanting freedom from colonial rule. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्र उभर रहा था वह औपनिवेशिक शासन से मुक्ति की चाह रखने वाली बहुत सारी आवाजों का ग्रुप था। तो ये था आपका चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके नोटबुक्स आप तैयार कर लेंगे और स्कूल खुलते ही आप उसे सबमिट करेंगे। थैंक यू।